हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज हम एस्टर टीजीटी साइंस है उसके प्रीवियस ईयर को देखकर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे, है ना। इससे हर बार एस्टेट के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कराए थे, है ना, और बीच बीच में मैंने आपको थ्योरी के नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें आप अगर सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप समझोगे कि ये चैप्टर आपको आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इसकी जो थ्योरी है वो भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं आपको इसके एस्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कराऊंगी, तब आप वहाँ देखना कि इसमें ना थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब आपको इस चैप्टर की थ्योरी को भी पढ़ना है ना। किसने क्या बात बोली थी, है ना, भाई थॉमसन ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर क्या है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके अंदर है ना, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बातें बोली थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, जो केमिस्ट आए थे, वो आए थे जॉन डॉल्टन, ठीक है। तो जो जॉन डॉल्टन हैं इन्होंने एटम के बारे में बोला था, लेकिन इससे पहले अगर हम बोले तो सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था, डेमोक्रिटस नाम का एक ब्रिटिशर था, उसने बताया था। लेकिन इंडिया के अंदर हम बात करें तो महर्षि कनादन हैं, उन्होंने एटम को परमाणु शब्द नाम दिया था। क्या नाम दिया था? परमाणु शब्द नाम दिया था, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ना एस्टेट 2022 के अंदर क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसकी पोस्टुलेट से ही क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो जॉन डोल्टन, ठीक है, जॉन डोल्टन ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो उस थ्योरी में उन्होंने ना कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो बताई थी, ठीक है। कुछ पोस्टुलेट डिसाइड की थी। अब जो जॉन डोल्टन थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस है? जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर बेस है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारी लॉ आती है। जैसे जब कोई भी एक रिएक्शन होती है तो उसमें पहले होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ना ही क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है कि कोई भी एटम कंबाइन होता है फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, ठीक है। लॉ ऑफ गे लुसाक लॉ आई थी। तो बहुत सारी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो आई थी, ठीक है। एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आई थी। तो डोल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो इन्हीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो इन्होंने कुछ थ्योरी बताई थी, सॉरी कुछ पोस्टुलेट डिसाइड की थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी एक मैटर जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? एटम, है ना। कोई भी मैटर हमारे आसपास हम देख सकते हैं, चाहे पेन हो गया, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, चौक हो गया, बैग हो गया, तो सभी की एक छोटी यूनिट होती है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? एटम, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या कहा कि जो एटम होता है ये सबसे छोटी यूनिट होती है, इनको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम होते हैं ये इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो आपको जॉन डोल्टन की हर एक बात याद रखनी है, ठीक है। एटम होता है वो इतना छोटा होता है कि ना तो हम किसी भी रिएक्शन में हम इसको बना सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी एक गिवन एलिमेंट है उसके जो एटम होते हैं उनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है। जैसे मान लो मैंने एक गोल्ड एलिमेंट की बात की, तो इसका जो सबसे छोटा एटम होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको एटम बोला। तो गोल्ड एलिमेंट में बहुत सारे गोल्ड एटम होंगे तो सभी का मास और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, डिफरेंट एलिमेंट जैसे मैंने बोल दिया गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, तो भाई ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी और इनका मास भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि जब एटम कंबाइन होता है तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है और कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। जैसे मानो मैंने बोला कि मेरे पास में 2 हाइड्रोजन है एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, ये केमिकल कंबाइन होते हैं तो इनका क्या होगा? स्मॉल होल रेशियो। स्मॉल होल रेशियो मतलब 2:1 के अंदर ये कंबाइन होगा। मतलब जो सिंपलेस्ट नंबर होते हैं उसमें कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई भी एटम फ्रैक्शनली कंबाइन होते हो, ये स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। जैसे मान लो मैं NH3 की बात करती हूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ?
करूँ NH3 की, तो इसमें इनका रेशियो क्या होता है 1:3 कंबाइन होने का। ठीक है, तो ये क्या थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि बहुत सारे मॉडल्स है वो डिस्कवर किए गए। फिर उन मॉडल से ये पता चला कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा नहीं होता, एटम से भी छोटे कुछ होते हैं जिनको नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ठीक है, फिर आए जे थॉमसन ने क्या किया 1897 के अंदर इन्होंने क्या किया कैथोड रे डिस्कवर की, और उन्होंने कहा कि जो कैथोड रे होती है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है, जिसके लिए इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, फिर गोल्डस्टीन है, इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, कैनाल रे को। ठीक है, कैनाल रे क्या होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस है वो होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब आते हैं मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल क्या था, देखो जो थॉमसन मॉडल था इन्होंने क्या किया, अपने मॉडल की कंपैरिजन किससे की, वाटरमेलन से। इन्होंने कहा कि जिस तरह से एक तरबूज के अंदर एक रेड एडिबल पार्ट होता है, उसके अंदर ब्लैक सीड जो उसके काले काले बीज होते हैं वो अंदर घुसे होते हैं, वैसे ही किसी भी एक एटम में पॉजिटिव स्पीयर होता है और उसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज है वो क्या होते हैं एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कोई भी एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हु एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, तो किसने एक्सप्लेन किया था एटम की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को, तो थॉमसन मॉडल ने क्या किया था एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आया हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या था, अर्न्स्ट रदरफोर्ड इसका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था अपने मॉडल में एक गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था। इन्होंने गोल्ड फॉइल का क्यों यूज़ किया था, क्योंकि ये जो हमें पता है कि जो गोल्ड होता है ये हमारा मोस्ट मेलाइबल मेटल होता है, इसको हम जितना चाहे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था ताकि थिन शीट से वो क्या करे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट है वो करा सके ताकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो। अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, कुछ ऑब्जर्वेशन से उनके कुछ कंक्लूजन्स है वो निकाले। तो यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है जिसके अंदर ये सारे क्या हैं गोल्ड एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आगे क्या रख दिया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया जिससे अल्फा पार्टिकल्स की रे है इमिट आ रही है। अल्फा पार्टिकल्स है ये नेचर में कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस होती है। ठीक है, और जो अल्फा होती है ये कैसी क्या होती है, ये हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं जो डबल चार्ज होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स है वो बम्बारमेंट कराई। तो फर्स्ट इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि जब वो अल्फा रे पास कराते हैं तो उन्होंने देखा कि बहुत मोस्टली अल्फा रे ऐसी थी जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो गई एटम से सीधा निकल गई। तो इन्होंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ स्पेस है एटम के अंदर वो कैसा है एम्प्टी है, इसलिए तो क्या हुई अल्फा पार्टिकल की रे बिना किसी टकराव के बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हुई सीधा निकल गई। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि कुछ रे ऐसी थी जो आई और स्मॉल एंगल से क्या हो गई डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला वहाँ से कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, मतलब एटम के अंदर कुछ स्पेस ऐसा है जिसका नेचर कैसा है पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि भाई इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये अल्फा पार्टिकल आया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल की रे आई और ये क्या हो गई वापस इससे दूर चली गई, तो इसका मतलब क्या है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रीजन के पास आएगी तभी तो रिपेल होके दूर जाएगी ना। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि एटम के अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि कुछ रे ऐसी थी बहुत ही कम अमाउंट में अल्फा रे ऐसी थी जो आई और आके बाउंस बैक हो गई, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये एरो इधर लगा है और ये वापस से इधर आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर एक स्मॉल वॉल्यूम ऐसी है जहाँ पे क्या है मतलब एक हार्ड मास जैसी कोई चीज़ रखी है जिसने अल्फा पार्टिकल जैसी हाई रे को हाईली एनर्जेटिक को उसके पथ में वापस भेज दिया, उसके पाथ में वापस भेज दिया। तो यहाँ से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एटम होता है उसका सारा का सारा जो मास होता है उस एक छोटी सी वॉल्यूम के अंदर लाई करता है। तो इन्होंने कहा इनसे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया न्यूक्लियस नाम दिया, और सारा का सारा
सारा जो मास होता है एटम का वो इस न्यूक्लियस में ही रिसाइड करता है। सेकेंड इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस का साइज होता है वो उस एटम के साइज के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन फिर रदरफोर्ड को फेल कर दिया गया क्योंकि इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या ड्रॉबैक्स थी भाई? अकॉर्डिंग टू जो फिजिक्स में उस टाइम जो थ्योरी चल रही थी, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी कोई एक पार्टिकल होता है जो वो कम्प्लीटली एसिलरेट करता है, जैसे हम इसको अपने से कोरिलेट करें, हम पूरे दिन अगर भाग दौड़ में रहते हैं तो हमारा शरीर कभी करना मतलब कहीं ना कहीं थकता है क्योंकि हम अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। वैसे ही जब भी कोई एक पार्टिकल एसिलरेट करता है तो वो अपनी एनर्जी को तो लूज़ करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, आप कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, भाई इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाएगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और न्यूक्लियस को कोलैप्स कर देगा। तो इसके पास में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था, इसलिए रदरफोर्ड को क्या कर दिया गया, फेल है वो कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बोर मॉडल। फिर रदरफोर्ड आया था 1911 के अंदर। अब इसके जस्ट 2 साल बाद फिर आया बोर मॉडल, जिसने नील्स बोर ने जिसको दिया था। ये किस लिए आया था? रदरफोर्ड की जितनी भी ड्रॉबैक्स थी उसको कम करने के लिए आया था। ठीक है, बोर मॉडल आया था जब नील बोर्स ने कुछ पोस्टुलेट डिसाइड की थी। तो इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी अपनी एक फिक्स पाथ होती है। जैसे मान लो ये इसका फिक्स पाथ है तो वो इसी पाथ में मूव करेगा। इस पाथ से वो ना इधर की साइड आएगा ना वो इधर की साइड आएगा, मतलब वो इधर की इधर ही मूव करता रहेगा। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? ऑर्बिट नाम दिया, जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला। सेकंड इन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव करेगा तो उस दौरान वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, वो अपनी एनर्जी को नहीं निकालेगा। जितनी उसकी एनर्जी पहले थी बाद तक उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट एनर्जी से ये मूव करेगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो फिक्स एनर्जी से लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हर शेल के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है और उस नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नाम होता है। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अलोंग जो ये फर्स्ट सेल है इसको इन्होंने क्या नाम दिया? के शेल। यानी n इक्वल टू फर्स्ट के लिए इन्होंने क्या नाम दिया? के शेल। n इक्वल टू सेकेंड के लिए इन्होंने क्या नाम दिया? एल सेल। n इक्वल टू 3 के लिए इन्होंने क्या नाम दिया? एम सेल। और n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग इन्होंने क्या नाम दिया? एन सेल। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या दिए? डिफरेंट डिफरेंट सेल के नाम दिए। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सेल है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ में है, तो वो अपनी एनर्जी को तभी लॉस या गेन करता है जब वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के किसी दूसरे पाथ में या किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है। तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में जाता है तो एनर्जी को गेन करता है। और यहाँ पे क्योंकि वो दूसरे ऑर्बिट में वो अनस्टेबल होता है तो वापस अपनी इसी ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा। तो इस दौरान वो क्या करेगा? जितना एनर्जी इस गैप के बराबर जितनी एनर्जी उसने पोजेजेस की थी उतनी एनर्जी को ये क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो ये क्या थी? बोर मॉडल की कुछ पोस्टुलेट्स थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फिर आता है रेडियस ऑफ एटम। फिर बोर मॉडल ने इसकी एटम की रेडियस बताई। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो रेडिएशन जो होती है रेडियस जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो होती है 0.529। किसी भी एटम की जो रेडियस होगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, जेड इक्वल टू क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि कौन सा एटम है। जैसे हाइड्रोजन होगा तो जेड की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। हीलियम होता है तो जेड की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, अभी पीरियोडिक टेबल में 2 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद फिर वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? आई 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन, है ना। वैसे अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर देखे हैं उसमें ना इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये पीजीटी के बिहाफ के लिए सही है, लेकिन फिर भी हम एक कदम आगे चलेंगे ताकि अगर पूछ भी ले तो हम इजीली है इन क्वेश्चंस को कर ले। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में इन्होंने क्या एनर्जी को कैलकुलेट किया। एनर्जी क्या होती है? माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। यानी जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली रिलेट होती है किसके? नंबर ऑफ ऑर्बिट के। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये नाम दिया। ठीक है, अब बोर मॉडल है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? एक तो भाई ये सिर्फ
इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल था, यानी ऐसे एटम जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ही पॉसिबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोर एटम है वो फेल हो जाता है, बोर मॉडल है वो फेल हो जाता है। ठीक है, ये मैटर के जो ड्वेल नेचर हैं इन्होंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, जो स्टार्क इफेक्ट, जी मैन इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने में ये क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। अब आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है, जो रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या रूल्स है देखो। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल में वो होते हैं 2n², जहाँ पे n की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, जैसे मान लो हमने बोला कि n = 1 है ना। अब n = 1 के लिए कौन सी शेल होती है, के शेल। तो के शेल जो होती है ये फर्स्ट ऑर्बिट होती है। तो इसके लिए मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन यानी के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। फिर बात करें एल सेल की, तो एल सेल के करस्पॉन्डिंग इन्होंने n की वैल्यू क्या दी, 2। तो जब हम 2n² फॉर्मूले में 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 8। यानी एल सेल के अंदर जो कि सेकेंड ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो कितने आते हैं, 8। उसके बाद फिर आती है एम सेल। एम सेल होती है थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में यानी n की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 2 यानी 18। यानी एम शेल के अंदर जिसको थर्ड ऑर्बिट बोला है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और फोर्थ ऑर्बिट यानी जो n = n सेल है उसके लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 32 आते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ठीक है, पहले अंदर वाले शेल फिल होंगे फिर बाहर वाले शेल है वो फिल करेंगे। जैसे मानो मैंने बोला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। इसी तरह से मान लो हम डिफरेंट एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सब बाद में आता है। फिर हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें पता है अरेंजमेंट होती है KLMN। तो के है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हीलियम के अंदर तो 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, के शेल में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसकी आती है KLMN, है ना। ये हमारे पास सेल होती है। तो के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो के में 2 आ गए, बचे कितने, 3 में से 2 इधर आ गए, एक बचा वो किस में जाएगा, एल सेल में। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं तो सबसे पहले कौन सी शेल आते हैं, के सेल। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो 11 में से 2 इधर आ गए, अब बचे 9। फिर आता है एल सेल। अगली सेल कौन सी आती है, एल सेल। एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, 8 इधर आ गए, 8 और 2 10। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, एम सेल में। तो ऐसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। एम में कितने आ सकते हैं, 8। ठीक है, एन में कितने आ सकते हैं, 8। ये इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एक एटम है उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। जैसे मान लो मैंने बोला कार्बन, कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 6, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बात की आपसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हमने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल उन्होंने क्या बोला कि कोई भी एटम होता है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल होता है। तो अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे मानो मैंने बोला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसका मतलब इस एल्यूमिनियम में 13 ही प्रोटॉन होते हैं और 13 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एटॉमिक नंबर। उसके बाद फिर आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो ही क्या होता है, मास नंबर, वही क्या होता है,
मास नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे मानो मैंने बोला कि जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है, इसका जो मास होता है 27 होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 क्या होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में मास नंबर, ठीक है, क्या हो गया, मास नंबर, ठीक है। उसके बाद अब आता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, देखो आइसोटोप होते हैं कि जिसमें क्या हो, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सेम होता है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। आपको ऐसे याद रखना है, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो एटॉमिक, अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो क्या होते हैं, आइसोटोप। जैसे मान लो हमने बोला हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो जो सर पे बैठे होते हैं, जैसे मान लो ये है, तो जो सर पे होता है वो मास नंबर को डिनोट करता है, जो पैरों में होता है वो एटॉमिक नंबर को बताता है। तो हाइड्रोजन होता है, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, और एक होता है ट्रिटियम, ठीक है। इनका क्या है, देखो एटॉमिक नंबर तो सबका क्या है, 1 1 है, लेकिन मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो जब मास नंबर वेरी करे और एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप, ठीक है। अब दूसरा इसका ये भी आ सकता है आइसोटोप में कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जब हम घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आता है। अब इसमें से मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 में से 1 घटा दो 0, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या हो गया, 0। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2। तो आइसोटोप को हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे कार्बन है, इसके 2 आइसोटोप है, कार्बन 12 और कार्बन 14। क्लोरीन है, इसके 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, यानी एक का मास नंबर 35 है और एक का मास नंबर क्या है, 17 है, ठीक है। उसके बाद फिर अगली जो आती है हमारे पास में, वो आती है आइसोबार, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार होता है, अब की बार ये आइसोबार आइसोटोप का उल्टा होगा। इसमें मास नंबर तो क्या होंगे, सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मैंने बोल दिया आर्गन और मैंने बोल दिया पोटाशियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। पोटाशियम का कितना होता है, ठीक है, पोटाशियम का कितना होता है, 20, ठीक है। पोटाशियम का कितना होता है, 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी मास नंबर कितना होगा, 40, सॉरी यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम, जो आर्गन और कैल्शियम की हम बात करेंगे क्योंकि ये दोनों आइसोबार है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का कितना होता है, 20। तो इसका मास नंबर भी 40 होता है, इसका मास नंबर भी कितना होता है, 40 होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोबार हो जाएंगे, क्योंकि इनमें मास नंबर दोनों का सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो वो होते हैं हमारे पास में आइसोबार, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, जिसमें मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, आइसोटोन्स। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये आपके पास में 3 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 17, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोन है। क्यों, क्योंकि इन तीनों में न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन देखो, इसमें से 14 में से 6 घटाओ, कितने आ गए, 8। इसमें भी कितने हैं, 8। 17 में से 9 घटा दो, इसमें भी कितने हैं, 8। तो तीनों के तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, आइसोटोन हो गए। इसे इसी तरह से और देखो, फास्फोरस, और मान लो आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, और पूछे कि बताओ ये आइसोटोन है, आइसोबार है या आइसोटोप है, तो भाई आइसोटोप तो में तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। दूसरा हम चलते आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है ऊपर वाले, तो इसमें मास नंबर भी अलग अलग है। अब हम किस पे चलते हैं, आइसोटोन पे। अब हमें पता है आइसोटोन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो पहले में हम 31 में से 15 घटा दे तो हमारे पास में कितना आता है, 16। फिर हम दूसरे वाले में से हम क्या करते, 13 में से 14 घटा दें तो यहाँ पे कितना आता है, 16। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गए, आइसोटोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब डिफरेंट एलिमेंट है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लो O2 माइनस,
ये सारे क्या होते हैं, आइसोटोनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। देखो O2 माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, लेकिन इसके ऊपर 2 चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो ऐड होता है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद फ्लोरीन माइनस, हमें पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, लेकिन इसके ऊपर -1 चार्ज है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी 10 हो जाएगा। सोडियम प्लस है, हमें पता है जब चार्ज प्लस होता है तो वो उसके एटॉमिक नंबर में से माइनस होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसमें से एक माइनस हो गया तो कितना आ गया 10। इसी तरह से फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, पर इसके ऊपर चार्ज क्या है +2, तो इसमें से 2 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 10। तो इसका मतलब सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा आइसो एस्टर्स। आइसो एस्टर्स क्या होते हैं, आइसो एस्टर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो वो आइसो एस्टर होता है। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम प्लस है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन माइनस है, इसमें क्या है, एटम तो एक है, एटम है सभी में, सोडियम भी अपने आप में एक है, फ्लोरीन भी एक है, नियोन भी एक है, लेकिन इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है। तो जब एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो एस्टर्स। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आइसो डाइफर्स। आइसो डाइफर्स क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर, तो मतलब वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, जिनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम है तो वो होते हैं आइसोडाइफर। मतलब इसमें क्या सेम होना चाहिए, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है ना, वो अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, यूरोनियम और थोरियम, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोडाइफर्स है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो प्रोटॉन हो गए वो कितने हो गए 92। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 238 में से, क्योंकि मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो हमारे पास में न्यूट्रॉन निकलता है, तो 8 में से 2 गए 6, 13 में से 9 गए 4, तो इसका कितना आता है 146। तो इसने क्या कहा कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ से हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आता है, 6 में से 2 गए 4, यानी इसमें आते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस 54। अब हम देखते हैं कि क्या थ्योरियम में भी इतना ही आता है, तो देखो इसमें प्रोटॉन तो कितने हो गए 90। अब हम न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 234 मास नंबर में से हम इसका एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, तो ये आता है हमारे पास में 144। अब हम क्या करेंगे, 144 में से हम ये घटा देंगे तो हमारे पास में आएगा 54। इसका मतलब इसमें भी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस है वो 54 है, और इसमें भी कितना आया 54 है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यूरेनियम और थ्योरियम एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम इसके और जो 11th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे सेल आपको दे दी जाएगी, एनर्जी आपसे पूछेगा, सब सेल की एनर्जी, ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, तो वो हम कल करेंगे, फिर हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।